अब आते हैं उस बड़े परिवार पर, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। हाँ, ये एक पूरा परिवार है और हर सदस्य का अपना एक खास काम है। इसमें सबसे जरूरी कौन कौन से हैं? वैसे तो सभी जरूरी हैं, पर B1 थायमिन की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। B2 की कमी से त्वचा फटती है। मैंने B3 की कमी से होने वाले पेलाग्रा के बारे में पढ़ा है, जिसे 4D सिंड्रोम कहते हैं। हाँ, विटामिन B3 यानी नियासिन, 4D सिंड्रोम, क्योंकि इसके 4 चरण हैं: डायरिया, डर्मेटाइटिस, डेमेंशिया और अंत में डेथ। बाप रे। और B9 यानी फॉलिक एसिड? वो गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है। और फिर आता है B12, साइनोकोबालामीन। इसकी क्या खास बात है? इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है और ये ज्यादातर मांस, अंडे और पनीर में ही मिलता है, पौधों में नहीं। तो इसकी कमी से भी एनीमिया होता है? हाँ, एनीमिया और पांडु रोग, जिसे पीलिया भी कहते हैं, हो सकता है। अब अगला चैप्टर देखते हैं, मानव रक्त। चलिए रक्त की मूल बातों से शुरू करते हैं। रक्त मतलब जिसे हम लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। हाँ, तरल संयोजी ऊतक। तो ये एक संयोजी ऊतक है और इसकी प्रकृति जहां तक मुझे याद है थोड़ी क्षारीय होती है। बिल्कुल, हल्की छी क्षारीय, मतलब अल्कलाइन। इसका pH मान होता है 7.4। अच्छा, और एक आम इंसान के शरीर में ये कितना होता है? ये शरीर के कुल वजन का लगभग 7% होता है। 7%? हाँ, तो पुरुषों में ये करीब 5 से 6 लीटर और महिलाओं में 4 से 5 लीटर के आसपास होता है। और इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? कोई खास नाम है? हाँ, इसे हेमेटोलॉजी कहते हैं। हेमेटोलॉजी। और वो जो ब्लड प्रेशर मापने वाली मशीन है, उसका नाम तो बहुत मुश्किल है। हाँ, स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर। और एक सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120/80 mmg होना चाहिए, है ना? हाँ, यही आदर्श माना जाता है। पर एक सवाल है, ये खून जो इतना जरूरी है, ये शरीर में बनता कहाँ है? बहुत अच्छा सवाल है। वयस्कों में ये अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में बनता है। हड्डियों के अंदर? हाँ, हड्डियों के अंदर। लेकिन जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, मतलब भ्रूण अवस्था में, तब तो हड्डियां पूरी तरह विकसित नहीं होती। बिल्कुल सही। तो उस अवस्था में ये काम लिवर यानी यकृत करता है। अच्छा, तो अब अगर हम खून की संरचना को देखें, इसके अंदर क्या क्या होता है? मोटे तौर पर इसके 2 हिस्से हैं। 2 हिस्से? एक है प्लाज्मा, जो कि तरल हिस्सा है, करीब 55%। और बाकी का 45%? वो हैं रक्त कणिकाएं यानी ब्लड सेल्स, जिसमें RBC, WBC और प्लेटलेट्स आते हैं। तो पहले प्लाज्मा की बात करते हैं। ये जो 55% तरल हिस्सा है, हाँ, तो प्लाज्मा में भी आप देखिए 90% तो पानी ही है। 90% पानी? हाँ। बाकी 7% प्रोटीन है और बचा हुआ ग्लूकोज और लवण वगैरह। मैंने सुना है इसका रंग हल्का पीला होता है। जी, बिलीरुबिन नाम के एक पिगमेंट की वजह से। अच्छा, और इसमें एक बहुत जरूरी प्रोटीन होता है, फाइब्रिनोजन। हाँ, फाइब्रिनोजन। ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। और अगर इस प्रोटीन को प्लाज्मा से निकाल दें तो जो बचता है उसे सीरम कहते हैं। कई सारी मेडिकल जांच में इसी सीरम का इस्तेमाल होता है। समझ गई। अब आते हैं उन 45% कणिकाओं पर। सबसे पहले लाल रक्त कणिकाएं यानी RBCs। एरिथ्रोसाइट्स इनका वैज्ञानिक नाम। हाँ, एरिथ्रोसाइट्स। इनका जीवन काल 120 दिन का होता है और इनकी मृत्यु प्लीहा यानी स्प्लीन में होती है। बिल्कुल, इसीलिए प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। और एक खास बात, इनमें केंद्रक मतलब न्यूक्लियस नहीं होता। हाँ, ज्यादातर में नहीं होता, लेकिन ऊंट और लामा इसके अपवाद हैं। अच्छा, तो इस न्यूक्लियस के ना होने का कोई फायदा है? हाँ, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि न्यूक्लियस की जगह ये और ज्यादा हीमोग्लोबिन पैक कर सकती हैं। मतलब एक ही सेल में ज्यादा ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता। बिल्कुल, और यही इनका मुख्य काम भी है, ऑक्सीजन का परिवहन। और खून का लाल रंग भी इसी हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हाँ, हीमोग्लोबिन असल में 2 चीजों से बना है, हेमेटिन जो कि लौह तत्व है और ग्लोबिन जो एक प्रोटीन है। और अगर शरीर में RBC की कमी हो जाए तो उस स्थिति को एनीमिया कहते हैं। शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिससे थकान महसूस होती है। और जब हम ऊंचाई पर जाते हैं, पहाड़ों पर, तब तो इनकी संख्या बढ़ जाती है। हाँ, बढ़ जाती है, क्योंकि ऊपर हवा में ऑक्सीजन कम होती है, तो शरीर ज्यादा RBC बनाकर उसकी भरपाई करने की कोशिश करता है। कमाल है। अच्छा, अब बात करते हैं शरीर के सैनिकों की, श्वेत रक्त कणिकाएं WBC। ल्यूकोसाइट्स। हाँ, ल्यूकोसाइट्स। इन्हें शरीर का सैनिक या रक्त का पुलिसमैन भी कहा जाता है। बिल्कुल, क्योंकि ये शरीर की रोगों से रक्षा करती हैं। और इनका जीवन काल तो RBC से बहुत कम होता है। हाँ, सिर्फ 2 से 4 दिन।
लेकिन इनमें केंद्रक पाया जाता है। तो क्या ये सारे सैनिक एक जैसे होते हैं? नहीं, इनके भी कई प्रकार हैं और सबके काम अलग अलग हैं। जैसे कि? सबसे ज्यादा संख्या में होते हैं न्यूट्रोफिल्स। ये किसी भी बैक्टीरिया पर सबसे पहले हमला करते हैं। ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हुए। एक तरह से हाँ। फिर हैं मोनोसाइट्स, जो आकार में सबसे बड़े होते हैं। ये घाव भरने में मदद करते हैं। अच्छा, और कोई? फिर हैं लिम्फोसाइट्स, जो आकार में सबसे छोटे होते हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये मेमोरी सेल बनाते हैं। मेमोरी सेल मतलब ये इन्फेक्शन को याद रखते हैं? बिल्कुल, ताकि अगली बार वही हमला हो तो शरीर तैयार रहे। और सबसे कम संख्या में होते हैं बेसोफिल्स, जो एलर्जी से बचाते हैं। वाह, मतलब पूरी एक सेना है हमारे अंदर। और तीसरी कणिका है प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। हाँ, थ्रोम्बोसाइट्स। इनका मुख्य काम तो हम सब जानते हैं, रक्त का थक्का जमाना। जी, चोट लगने पर खून को बहने से रोकना। डेंगू बुखार में इन्हीं की संख्या तो तेजी से गिरती है, इसीलिए वो इतना खतरनाक हो जाता है। और एक बीमारी है हीमोफीलिया, जिसमें ये थक्का जमता ही नहीं है। हाँ, वो एक आनुवंशिक रोग है, उसे शाही बीमारी भी कहते हैं। शाही बीमारी, वो क्यों? क्योंकि ये ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के वंशजों में फैली थी और उस समय की शादियों की वजह से ये यूरोप के कई राजघरानों तक पहुंच गई। अच्छा, तो ये थक्का जमने की जो प्रक्रिया है, ये होती कैसे है? इसमें कौन कौन शामिल है? देखिए, इस प्रक्रिया में विटामिन के, कैल्शियम और कुछ प्रोटीन की मुख्य भूमिका होती है। जब चोट लगती है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन मिलकर एक चीज बनाते हैं जिसे थ्रोम्बिन कहते हैं। थ्रोम्बिन? हाँ, फिर ये थ्रोम्बिन प्लाज्मा में मौजूद फाइब्रिनोजिन को, अच्छा, वही फाइब्रिनोजिन जिसकी हमने पहले बात की। बिल्कुल, उसे फाइब्रिन में बदल देता है। और ये फाइब्रिन क्या करता है? फाइब्रिन एक जाली जैसी संरचना बनाता है। उस जाली में आरबीसी आकर फंस जाती हैं और खून का बहना रुक जाता है। और शरीर के अंदर खून क्यों नहीं जमता? उसके लिए एक पदार्थ होता है, हेपरिन। ये शरीर के अंदर खून को जमने से रोकता है। बहुत दिलचस्प। चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, रक्त समूह। ब्लड ग्रुप्स की खोज किसने की थी? इसकी खोज कार्ल एंड स्टीनर ने की थी 1900-1901 के आसपास। और उन्होंने ही ए, बी और ओ समूह की खोज की थी। जी, और इसी काम के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। लेकिन ए बी ग्रुप तो उन्होंने नहीं खोजा था। नहीं, ए बी रक्त समूह की खोज बाद में डुकास्टेलो और स्टर्ले ने की थी। तो इस वर्गीकरण का आधार क्या था? मतलब ए, बी, ओ ये नाम क्यों दिए गए? इसका आधार है आरबीसी की सतह पर पाया जाने वाला एक प्रोटीन, जिसे एंटीजन कहते हैं। एंटीजन एक तरह का पहचान पत्र? बिल्कुल, आप इसे सेल का आईडी कार्ड समझ सकती हैं। दो मुख्य एंटीजन हैं, ए और बी। तो जिस व्यक्ति की आरबीसी पर एंटीजन ए होता है, उसका ब्लड ग्रुप ए होता है। जिस पर एंटीजन बी होता है, उसका ग्रुप बी। और जिस पर दोनों होते हैं, उसका ए बी। और जिसपे कोई भी एंटीजन नहीं होता, उसका ब्लड ग्रुप ओ आ जाता है। अच्छा, तो ये तो हुई एंटीजन की बात। लेकिन एक एंटीबॉडी भी तो होती है। हाँ बिल्कुल, एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाई जाती है और ये हमेशा एंटीजन के विपरीत होती है। विपरीत मतलब एक ही प्रकार के एंटीजन और एंटीबॉडी एक साथ नहीं रह सकते। अगर ऐसा हुआ तो खून आपस में चिपक जाएगा। ओहो। तो जिसका ग्रुप ए है उसमें एंटीबॉडी बी होगी, जिसका ग्रुप बी है उसमें एंटीबॉडी ए होगी। और ए बी ग्रुप वाले में? ए बी में क्योंकि दोनों एंटीजन हैं तो उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती, वरना वो खुद पर हमला कर देगा। सही बात है। और ओ ग्रुप में क्योंकि कोई एंटीजन नहीं है तो उसमें ए और बी दोनों एंटीबॉडी होती हैं। इसी वजह से ओ ब्लड ग्रुप को सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उसकी आरबीसी पर कोई एंटीजन नहीं है तो किसी के भी शरीर में जाने पर वो बाहरी हमलावर नहीं लगता। और ए बी ब्लड ग्रुप सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल रिसिपिएंट हुआ। हाँ, क्योंकि उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती तो वो किसी भी ग्रुप का खून स्वीकार कर सकता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, एक पॉजिटिव और नेगेटिव का भी मामला है। ये आरएच फैक्टर क्या है? 1940 में लैंडस्टीनर और विनर ने एक और एंटीजन खोजा था। अच्छा। हाँ, इसकी खोज रीजस बंदर में हुई थी, इसीलिए इसका नाम आरएच फैक्टर रखा गया। तो जिन लोगों के खून में ये फैक्टर होता है वे आरएच प्लस यानी आरएच प्लस कहलाते हैं, और जिनमें नहीं होता वे आरएच नेगेटिव आरएच माइनस कहलाते हैं। तो इसका मतलब असली यूनिवर्सल डोनर तो ओ नेगेटिव हुआ। एकदम सही, क्योंकि उसमें न तो ए बी एंटीजन है
ना ही RH एंटीजन, वो पूरी तरह से खाली है। और असली यूनिवर्सल रेसिपिएंट AB पॉजिटिव हुआ। बिल्कुल। इस RH फैक्टर की वजह से गर्भावस्था में भी एक समस्या हो सकती है ना? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। हाँ, यह एक गंभीर स्थिति है। यह तब हो सकती है जब पिता का रक्त RH+ हो और माता का RH-। तो इसमें होता क्या है? अगर उनका पहला बच्चा RH+ होता है तो डिलीवरी के समय मां का शरीर उस RH फैक्टर के खिलाफ एंटीबॉडी बना लेता है। पहली प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं, लेकिन अगर दूसरा बच्चा भी RH+ होता है तो मां के शरीर में जो एंटीबॉडी बनी हुई है वो बच्चे की RBC पर हमला कर सकती हैं। ये तो बहुत खतरनाक है। हाँ, ये जानलेवा हो सकता है, पर अब इसका इलाज है। डिलीवरी के बाद मां को एक इंजेक्शन दिया जाता है जो इन एंटीबॉडीज को बनने से रोकता है। अच्छा, अब आखिरी सवाल पर आते हैं। क्या माता पिता के ब्लड ग्रुप से बच्चे का ब्लड ग्रुप पता चल सकता है? हाँ, अनुमान लगाया जा सकता है। इसके कुछ नियम हैं। जैसे अगर एक का O और दूसरे का A है तो बच्चे का ग्रुप या तो O होगा या A। इसी तरह O और B के संयोजन से बच्चे का ग्रुप O या B होगा। और अगर दोनों ही O हैं तो बच्चे का ग्रुप सिर्फ और सिर्फ O ही हो सकता है। सबसे दिलचस्प केस तो A और B का है। हाँ, अगर माँ का पिता A और B ग्रुप के हैं तो बच्चे का ब्लड ग्रुप कुछ भी हो सकता है, A, B, AB या O। चारों में से कोई भी। जी। और क्या कोई ऐसा संयोजन है जो मुमकिन ही नहीं है? हाँ, एक नियम हमेशा याद रखना चाहिए, O और AB की आपस में नहीं बनती। मतलब? अगर माता पिता में से किसी एक का भी ब्लड ग्रुप AB है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप कभी भी O नहीं हो सकता। अच्छा। और इसी का उल्टा, अगर एक अभिभावक O है और दूसरा AB तो बच्चे का ग्रुप A या B होगा, O या AB नहीं हो सकता। चलिए अब अगला अध्याय देखते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र। तो ये परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम आखिर है क्या? अगर इसे बहुत आसान शब्दों में समझें तो ये हमारे शरीर का एक इंटरनल कुरियर सर्विस जैसा है। इसका काम है जरूरी सामान जैसे पोषक तत्व, हार्मोन्स, इन सब चीजों को शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाना और वहां से वेस्ट प्रोडक्ट्स को वापस लाना। इसके 3 मुख्य हिस्से हैं। एक तो खुद रक्त यानी ब्लड, दूसरा वही रक्त वाहिनियां मतलब नसें, और तीसरा वो पंप जो इस पूरे सिस्टम को चलाता है, हमारा हृदय। और यहीं से एक बहुत जरूरी नाम जुड़ता है जो अक्सर परीक्षाओं में आता है, विलियम हार्वे। अच्छा, विलियम हार्वे। हाँ, 1628 में उन्होंने इस पूरे तंत्र की खोज की थी। ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्या ये सभी जीवों में एक जैसा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मोटे तौर पर इसे 2 तरह का कह सकते हैं। 2 तरह का? हाँ, पहला है खुला परिसंचरण तंत्र, मतलब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। खुला, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब इसमें नसें नहीं होती? बिल्कुल, या होती भी हैं तो बहुत कम। इसमें खून सीधे शरीर के अंगों और ऊतकों के संपर्क में आता है। अच्छा, तो इसके उदाहरण क्या होंगे? इसके उदाहरण याद रखने जरूरी हैं, जैसे कॉकरोच, टिड्डा, झींगा, केकड़ा, मकड़ी, बिच्छू, ये सब भी? हाँ, और घोंघा भी। इन सब में ओपन सिस्टम होता है। ठीक है, और दूसरा प्रकार? दूसरा है बंद परिसंचरण तंत्र यानी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसा कि हम इंसानों में होता है। हाँ, मनुष्यों में, जानवरों में, पक्षियों में इसमें रक्त हमेशा रक्त वाहिनियों के एक नेटवर्क के अंदर ही बहता है, इसीलिए इसे बंद कहते हैं। एकदम सही। तो आज हम इन्हीं रक्त वाहिनियों यानी ब्लड वेसल्स पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। आम भाषा में जिन्हें हम नस कह देते हैं, हाँ, ये 3 तरह की होती हैं, है ना? धमनियां, शिराएं और केशिकाएं। हाँ, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। और वैसे एक और जानने वाली बात यह है कि रक्त वाहिनियों के अध्ययन को एंजियोलॉजी कहते हैं। एंजियोलॉजी, ठीक है। तो चलिए धमनियों यानी आर्टरीज से शुरू करते हैं। ये वो नसें हैं जो ऑक्सीजन वाला शुद्ध रक्त हृदय से शरीर के बाकी अंगों तक ले जाती हैं। बिल्कुल, इनका रंग भी इसीलिए लाल होता है। और एक बहुत जरूरी बात, इनमें खून का दबाव बहुत ज्यादा होता है, हाई प्रेशर। इसीलिए ये शरीर में काफी गहराई में होती हैं, है ना? त्वचा के ठीक नीचे नहीं दिखती। हाँ, क्योंकि अगर ये कट जाएं तो प्रेशर से खून बहुत तेजी से बाहर निकलेगा। लेकिन यहाँ एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन जो हमेशा कंफ्यूज करता है, फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी आर्टरी। हाँ, हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इसके नाम में धमनी है
पर ये तो अशुद्ध रक्त ले जाती है। सही, इसमें शुद्ध रक्त नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला अशुद्ध रक्त बहता है। तो फिर इसे धमनी क्यों कहते हैं? क्योंकि नियम ये है कि कोई भी नस जो खून को हृदय से दूर ले जाए वो धमनी कहलाएगी, और फुफ्फुस या धमनी अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ों तक ले जाती है। अच्छा, हृदय से दूर इसलिए धमनी, ये याद रखने का अच्छा तरीका है। और शरीर की जो सबसे बड़ी धमनी है उसे महाधमनी या अवॉर्टा कहते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं शिराओं पर यानी वेन्स पर। इनका काम धमनियों से ठीक उल्टा होगा। बिल्कुल उल्टा। ये शरीर के अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड वाला अशुद्ध रक्त वापस हृदय तक लाती हैं। और इनका रंग नीला सा होता है, जैसे हमारी कलाई पर जो हरी नीली नसें दिखती हैं। वो शिराएं ही हैं। वो त्वचा के ठीक नीचे होती हैं। अच्छा, पर इनमें तो खून का दबाव कम होता होगा। हाँ, बहुत कम। और इसी वजह से खून वापस नीचे की तरफ ना बहे, इसके लिए इनके अंदर कपाट यानी वॉल्व्स होते हैं। वॉल्व्स मतलब एक तरह के दरवाजे जो खून को एक ही दिशा में जाने देते हैं। एकदम सही। ये बहुत जरूरी है, खासकर पैरों की शिराओं में, जहाँ खून को गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ ऊपर आना होता है। तो क्या शिराओं का भी कोई अपवाद है धमनियों की तरह? हाँ, बिल्कुल है। फुफ्फुसीय सिरा यानी पल्मोनरी वेन। अच्छा, तो इसमें उल्टा होगा, इसमें अशुद्ध की जगह शुद्ध रक्त होगा। परफेक्ट। ये फेफड़ों से आने वाला शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त वापस हृदय तक लाती है। समझ गया। ये दोनों अपवाद परीक्षा के लिए सबसे जरूरी हैं। निश्चित रूप से। तो धमनियां हो गई, शिराएं हो गई, अब ये तीसरी वाली क्या है? केशिकाएं, कैपिलरीज। केशिकाएं सबसे महीन मतलब सबसे पतली रक्त वाहिनियां होती हैं। कितनी पतली? इतनी पतली कि इनकी दीवार सिर्फ एक कोशिका जितनी मोटी होती है। ये धमनियों को शिराओं से जोड़ने का काम करती हैं, एक जाल की तरह। तो जब कभी त्वचा छिल जाती है और हल्का सा खून निकलता है, वो इन्हीं के फटने से होता है। बिल्कुल, वो केशिकाओं के टूटने की वजह से ही होता है। और इनका सबसे जरूरी काम क्या है? इनका सबसे जरूरी काम है एक्सचेंज, मतलब रक्त और ऊतकों के बीच पोषक तत्वों, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी चीजों का आदान प्रदान करना। तो असली काम तो यही हो रहा है। हाँ, धमनियां और शिराएं तो बस हाईवे हैं। असली डिलीवरी और पिकअप इन्हीं के शिकाओं में होता है। और सभी रक्त वाहिनियों में इनका व्यास यानी डायामीटर सबसे छोटा होता है। चलिए, तो परीक्षा के लिए एक बार जल्दी से धमनी और शिरा के बीच के मुख्य अंतर दोहरा लेते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। पहला तो प्रवाह की दिशा। धमनियां रक्त को हृदय से अंगों तक ले जाती हैं और शिराएं अंगों से वापस हृदय तक लाती हैं। दूसरा, रक्त का प्रकार। धमनियों में शुद्ध रक्त, शिराओं में अशुद्ध रक्त। और दोनों के अपवाद हमेशा याद रखने हैं, फुफ्फुसी धमनी और फुफ्फुसीय शिरा। ठीक है। तीसरा, दबाव। धमनियों में दबाव ज्यादा और तेज होता है और शिराओं में दबाव कम और धीमा। चौथा पॉइंट, कपाट यानी वॉल्व। धमनियों में ये नहीं होते, जबकि शिराओं में ये होते हैं, खून को वापस बहने से रोकने के लिए। और दीवारों का क्या? धमनियों की दीवार मोटी और लचीली होती है, हाई प्रेशर झेलने के लिए। शिराओं की दीवार पतली होती है। एक आखिरी अंतर, व्यास यानी डायामीटर। हाँ, आमतौर पर धमनियों का व्यास शिराओं से कम होता है। ठीक है, तो ये मुख्य अंतर हैं। जी, तो संक्षेप में, हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को धमनियां कहा जाता है। और सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी यानी अयोटा। सही। और शिराओं में कपाट होते हैं जो रक्त को एक ही दिशा में बहने में मदद करते हैं, जबकि धमनियों में इनकी जरूरत नहीं होती। अब अगला चैप्टर देखते हैं, मानव हृदय की संरचना और कार्य। बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दिल होता कहाँ है और दिखता कैसा है। हाँ, इसकी लोकेशन ये हमारी पसलियों की नीचे दोनों फेफड़ों के बीच में होता है ना? एकदम सही। और ये जो 12 जोड़ी पसलियां हैं, वो इसे एक तरह से सुरक्षा देती हैं, जैसे एक पिंजरे के अंदर। हाँ, कह सकते हैं। और दिल के ऊपर भी एक सुरक्षा कवच होता है, एक दोहरी झिल्ली जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम। और इन दोनों झिल्लियों के बीच में कुछ होता है? हाँ, उनके बीच में एक तरल पदार्थ भरा होता है, पेरिकार्डियल द्रव। ये बाहरी झटकों से, मतलब चोट वगैरह से, दिल को बचाता है। अच्छा। और एक आम धारणा है कि दिल बाईं तरफ होता है। क्या ये सच है? पूरी तरह नहीं। दिल होता तो बीच में ही है, लेकिन उसका झुकाव थोड़ा बाईं ओर ज्यादा होता है। मतलब ज्यादातर हिस्सा लेफ्ट साइड में होता है। बिल्कुल। एक वयस्क इंसान के दिल का वजन करीब 300 ग्राम होता है, जिसमें से लगभग 220 ग्राम बाईं तरफ होता है। और इसका आकार कहते हैं अपनी मुट्ठी के बराबर होता है। हाँ, बंद मुट्ठी के बराबर। चलिए अब इसके अंदर चलते हैं, इसके चेम्बर्स यानी कोष्ठों को समझते हैं। तो इंसानी दिल में कुल 4 चेम्बर होते हैं ना? बिल्कुल, 4 चेम्बर।
हम इसे दो हिस्सों में बांट सकते हैं, ऊपर और नीचे। अच्छा, ऊपर वाले और नीचे वाले। हाँ, जो ऊपर के दो चेम्बर हैं उन्हें हम आलिंद या एट्रियम कहते हैं। एट्रियम में खून आता है। ठीक है, एट्रियम रिसीविंग चैम्बर हो गए, तो एक दायां आलिंद और एक बायां आलिंद। सही। और जो नीचे के दो चेम्बर हैं वो है निलय, मतलब वेंट्रिकल। यहाँ से खून बाहर निकलता है। तो एक दायां निलय और एक बायां निलय। सिंपल। हाँ, ये 4 चेम्बर वाला डिजाइन बहुत एफिशिएंट है। वैसे सभी जीवों में ऐसा नहीं होता। अच्छा, जैसे मछली में सिर्फ 2 ही चेम्बर होते हैं, एक आलिंद और एक निलय। सिर्फ 2। और मेंढक वगैरह में? मेंढक जैसे उभयचरों में 3 चेम्बर होते हैं, और सरीसृप मतलब रेप्टाइल्स में भी ज्यादातर 3 ही होते हैं। ज्यादातर मतलब कोई अपवाद भी है? हाँ, एक बहुत बड़ा अपवाद है, मगरमच्छ। रेप्टाइल होने के बावजूद उसमें हम इंसानों की तरह 4 चेम्बर होते हैं। अरे वाह, ये तो दिलचस्प है। और कोई अनोखा जीव? कॉकरोच, उसके दिल में 13 चेम्बर होते हैं। 13? कमाल है। खैर, वापस अपने 4 चेम्बर पर आते हैं। इन चेम्बर्स के बीच खून का फ्लो कैसे कंट्रोल होता है? उसके लिए दिल में वाल्व लगे होते हैं। कह सकते हैं कि ये 1 वे दरवाजे हैं। मतलब खून को सिर्फ एक ही दिशा में जाने देते हैं? बिल्कुल, ये खून को वापस लौटने से रोकते हैं। तो कौन कौन से वाल्व होते हैं? देखिए, दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में होता है त्रिकपर्दी कपाट या ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राई मतलब 3, तो इसमें 3 फ्लैप्स होंगे। एकदम सही। और बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच होता है द्विकपर्दी कपाट, बाइकस्पिड वाल्व। बाई मतलब 2। इसका कोई और नाम भी है शायद? हाँ, इसे मित्रल वाल्व भी कहते हैं। ये बहुत कॉमन नाम है। ठीक है, और भी वाल्व है? हाँ, 2 और हैं जो निलय से खून बाहर जाते समय काम आते हैं। उन्हें अर्धचंद्राकार या सेमीलूनर वाल्व कहते हैं। ओके, तो दिल का दायां और बायां हिस्सा, ये दोनों अलग अलग काम करते हैं? बिल्कुल अलग। दाएं हिस्से में हमेशा अशुद्ध मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून होता है, और बाएं हिस्से में? बाएं हिस्से में हमेशा शुद्ध यानी ऑक्सीजन वाला खून। और ये दोनों कभी मिलते नहीं? कभी नहीं। इनके बीच मांसपेशियों की एक मोटी दीवार होती है जिसे सेप्टम कहते हैं। ये दोनों को बिल्कुल अलग रखती है। ये को बहुत जरूरी होगा। बहुत ज्यादा। इसी से हमारा पूरा सिस्टम इतना कुशल बनता है। तो चलिए अब खून के पूरे सफर को समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो सबसे पहले पूरे शरीर से इस्तेमाल हो चुका यानी अशुद्ध खून 2 बड़ी शिराओं से, जिन्हें वेना कावा कहते हैं, दिल के पहले चैम्बर में आता है। यानी कि दाएं आलिंद में? हाँ, राइट एट्रियम में। फिर वहां से वो ट्राइकस्पिड वाल्व के जरिए नीचे जाता होगा? बिल्कुल, दाएं निलय में, राइट वेंट्रिकल में। अब ये खून अशुद्ध है, तो दिल इसे शरीर में तो भेजेगा नहीं? नहीं, अब दायां निलय इस अशुद्ध खून को पंप करता है फेफड़ों की तरफ, शुद्ध होने के लिए। 1 मिनट, जो नस खून को दिल से दूर ले जाती है वो तो धमनी या आर्टरी होती है, और धमनियों में तो शुद्ध खून होता है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। यहीं पर वो अपवाद आता है जिसके बारे में हमने बात की थी। अच्छा, फुफ्फुसीय धमनी? हाँ, पल्मोनरी आर्टरी। ये एकमात्र धमनी है जिसमें अशुद्ध खून बहता है, क्योंकि ये खून को दिल से दूर फेफड़ों तक ले जा रही है। समझ गया। नियम ये है कि दिल से दूर तो धमनी, खून कैसा भी हो। एग्जैक्टली। अब खून फेफड़ों में पहुंच गया, वहां उसने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी और ऑक्सीजन ले ली, हो गया शुद्ध। और ये जानना भी जरूरी है कि फेफड़े खून को प्योरीफाई करते हैं, किडनी की तरह फिल्टर नहीं करते। सही कहा। अब ये ताजा ऑक्सीजन वाला खून वापस दिल में आएगा। और जो नस खून को दिल की तरफ लाती है वो शिरा यानी वेन होती है। तो यहाँ भी एक अपवाद होगा। बिल्कुल, फुफ्फुसिया शिरा या पल्मोनरी वेन, ये एकमात्र शिरा है जिसमें शुद्ध खून होता है। तो ये शुद्ध खून दिल के किस हिस्से में आता है? ये आता है बाएं आलिंद में, लेफ्ट एट्रियम में। फिर वहां से बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल से होता हुआ नीचे जाएगा बाएं निलय में, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और ये चेम्बर दिल का असली पावर हाउस है। पावर हाउस क्यों? क्योंकि इससे खून को सिर्फ पास के फेफड़ों तक नहीं, बल्कि पूरे शरीर में, सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक पंप करना होता है। इसलिए इसकी मांसपेशियां सबसे मोटी और मजबूत होती हैं। अच्छा, तो जब ये पंप करता है तो खून कहाँ जाता है? ये खून को शरीर की सबसे बड़ी धमनी, महाधमनी या एओर्टा में धकेलता है, और फिर एओर्टा से छोटी छोटी धमनियों के जरिए
पूरे शरीर में फैल जाता है। और ये पूरा साइकिल चलता रहता है, लब डब। ये आवाज किस चीज की है? ये आवाज दिल की धड़कन है। हर धड़कन में दो क्रियाएं होती हैं, संकुचन और अनुशिथिलन। सिस्टोल और डायस्टोल। हाँ, सिस्टोल मतलब जब दिल सिकुड़कर खून को बाहर पंप करता है, और डायस्टोल मतलब जब वो फैलकर आराम करता है और खून से भरता है। एक सामान्य इंसान का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? करीब 72 बार। और एक धड़कन में लगभग 0.8 सेकंड लगते हैं। इसी से ब्लड प्रेशर भी जुड़ा है ना, जैसे 120/80। हाँ, जो 120 है वो सिस्टोलिक प्रेशर है, मतलब जब दिल सिकुड़ता है तब धमनियों पर पड़ने वाला दबाव। और 80 वो डायस्टोलिक प्रेशर है, जब दिल आराम कर रहा होता है तब का दबाव। और इसे स्फिग्मोमानोमीटर नाम की मशीन से मापते हैं? बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल, डॉक्टर स्टेथोस्कोप से जो लब डब की आवाज सुनते हैं वो असल में है क्या? क्या वो मांसपेशियों की आवाज है? नहीं, ये एक आम गलतफहमी है। ये आवाज वाल्व के बंद होने की है। अच्छा, दरवाजों के बंद होने की आवाज। हाँ, जब वाल्व जोर से बंद होते हैं तो लब और डब की ध्वनि पैदा होती है। पहली लब की आवाज ट्राइकस्पिड और माइट्रल वाल्व से, और दूसरी डब की आवाज एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व के बंद होने से आती है। अब अगला चैप्टर देखते हैं, कंकाल तंत्र। जी, स्केलेटल सिस्टम। तो सबसे पहले ये कंकाल तंत्र है क्या? मतलब सीधी सी बात है कि ये शरीर को एक ढांचा देता है। बिल्कुल, एक ढांचा, एक आकार। इसके बिना तो शरीर का चलना फिरना ही मुमकिन नहीं है। और इसके अध्ययन को, मतलब इसकी पढ़ाई को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं ना? हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है परीक्षा के लिए। हाँ, ऑस्टियोलॉजी। और एक और बात याद रखने वाली है कि हमारे शरीर में करीब 649 मांसपेशियां होती हैं, जो इन हड्डियों को हिलाने में मदद करती हैं। बिल्कुल, शरीर की संरचना ही ऐसी है। सबसे बाहर त्वचा, फिर मांसपेशियां, और फिर अंदर ये पूरा कंकाल। ठीक है, तो इसके मुख्य कामों पर आते हैं। एक तो हो गया शरीर को मजबूती और आकार देना। हाँ, दूसरा है आंतरिक अंगों की रक्षा, जैसे हमारा दिल, फेफड़े, ये सब पसलियों के पिंजरे के अंदर सुरक्षित रहते हैं। एक तरह का सुरक्षा कवच। बिल्कुल। और तीसरा काम है गति, मतलब चलना फिरना, जो मांसपेशी की मदद से होता है। और चौथा, जो बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा, वो है रक्त कोशिकाओं का निर्माण। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों ही हड्डियों के अंदर बनती है। हड्डियों के अंदर जो अस्थि मज्जा या बोन मैरो होता है उसमें। एकदम सही। अच्छा, इस सिस्टम में कुछ जरूरी ऊतक यानी टिश्यूज भी होते हैं, जैसे टेंडन और लिगामेंट। इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है। हाँ, ये बहुत पूछा जाता है। देखिए, टेंडन जो है वो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। हड्डी को मांसपेशी से, ठीक है। और लिगामेंट वो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। अच्छा, यानी बोन टू बोन कनेक्शन लिगामेंट से होता है। हाँ, ये दोनों ही संयोजी ऊतक हैं। और खुद हड्डी यानी अस्थि, वो भी तो एक संयोजी ऊतक ही है। बिल्कुल, ये भी एक संयोजी ऊतक है। इसका काम सुरक्षा देना, गति में मदद करना और कैल्शियम और फास्फोरस जैसे मिनरल्स को जमा करना भी है। और हड्डियों में जो सेल्स पाए होते हैं उन्हें ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। जी, ऑस्टियोसाइट्स। हड्डियों के अलावा एक और चीज होती है, उपास्थि, कार्टिलेज। वो क्या है? उपास्थि एक तरह का नर्म और लचीला संयोजी ऊतक है। नर्म मतलब हड्डी जैसा सख्त नहीं? नहीं, इसका मुख्य काम जोड़ों को चिकना बनाना है ताकि हड्डियां आसानी से घूम सकें। अच्छा, और ये कहाँ पाया जाता है? जैसे हमारे कान का बाहरी हिस्सा या नाक का अगला हिस्सा, ये उपास्थि का बना है, तभी तो लचीला है। समझ गया। और इसमें जो सेल्स होते हैं उन्हें कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं, सही? हाँ, कॉन्ड्रियोसाइट्स। एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट है कि एक नए जन्मे बच्चे में करीब 300 से ज्यादा हड्डियां होती हैं। हाँ, जबकि एक वयस्क में सिर्फ 206 रह जाती हैं। तो बाकी की हड्डियां कहाँ चली जाती हैं? वो कहीं जाती नहीं, वो बस आपस में जुड़ जाती हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, कुछ छोटी हड्डियां मिलकर एक बड़ी और मजबूत हड्डी बना लेती हैं। अच्छा।